हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे लोग। आप सभी लोगों का पॉलिटी की क्लास में स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। यूपीएसआई के लिए सभी लोग तैयार हो जाइए। और पॉलिटी के जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके यूपीएसआई में, जहां से 15 से 16 क्वेश्चन आपके आते हैं, आज हम लोग उसके एपिसोड में पहला क्लास स्टार्ट करेंगे। और आज की क्लास से ही आप समझने का प्रयास करिए कि पूरे संविधान को हम किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में, खास यूपीएसआई के एग्ज़ाम में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उन सारे क्वेश्चनों पे 100% पकड़ हम किस प्रकार से बनाएंगे वो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की पहली क्लास है, हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे प्रस्तावना से। तो पहले समझते हैं कि पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग पहले उसके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसके फैक्ट को देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं उसको सॉल्व करेंगे, फिर स्पेशली उसी से रिलेटेड यूपीएसआई में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को पूरे संविधान में 20 से 25 दिन बाद हमारी ये स्थिति बन जाएगी कि आराम से हम सारे क्वेश्चनों को आसानी से टैकल कर देंगे। तो आप लोग सभी लोग कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। जितने भी यूपीएसआई वाले स्टूडेंट्स हैं जो अन्य परीक्षाओं में भी बैठना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, लेकिन स्पेशली यूपीएसआई का ये बैच है, तो यूपीएसआई को टारगेट करके ही पूरे एक एक क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स प्रस्तावना को। प्रस्तावना को जैसा कि आपने देखा कि मैंने ऑब्लिक करके उद्देशिका लिखा है और इसी को कहा जाता है प्रियम्बल। तो प्रस्तावना को लिखते ही आपके मन में एक सवाल आया होगा, सर इसे ऑब्लिक करके आपने उद्देशिका क्यों लिखा। ऑब्लिक का मतलब तो ये होता है या तो ये या तो ये, इसका मतलब ये हुआ कि प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है फ्रेंड्स। यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है कि प्रस्तावना को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से जाना जाता है। अब सवाल उठता है कि प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहा गया। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब हमारे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी उसी समय संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया फ्रेंड्स? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन। और यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जेएल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा? जेएल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा स्वीकार किया गया, जो आगे चलकर हमारी प्रस्तावना बनी। इसका मतलब ये हुआ हमारी प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू के उद्देशिका का ही या उद्देश्य प्रस्ताव का ही क्या है? परिणाम है। इसीलिए प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? अब यहीं पे आपके दो फैक्ट भी याद हो गए जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनते हैं और प्रायः पूछे गए हैं। और यूपीएसआई के एग्जाम में भी ये प्रश्न आया है कि उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, भीमराव अंबेडकर। तो क्लियर हो गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब दूसरा सवाल यह बनेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। तीसरा प्रश्न यहां पे बनेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो ध्यान रखिएगा 22 जनवरी 1947। यहाँ 22 जुलाई आंसर नहीं लगाना है। बहुत सारे बच्चे जब ज़्यादा पढ़ेंगे कहते नहीं है मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो हम पढ़ना ही कम कर दें। नहीं, जिस दिन आपको कन्फ्यूजन होने लगे तो समझ लीजिएगा आप सही ट्रैक पर आ गए हैं। जब आप आगे और पढ़ेंगे तो 22 जुलाई की डेट आपको कन्फ्यूज करेगी। क्यों? क्योंकि 22 जुलाई 1947 की भी डेट हमारे संविधान में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन हमारे राष्ट्रीय ध्वज को जो है संवैधानिक मान्यता दी गई थी। इसलिए हम लोग कंफ्यूज होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव था उसे संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया है? 22 जनवरी 1947 को। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आइए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं कि पूरे विश्व के संविधान में जितने भी विश्व में कंट्री हैं, सबसे पहले वह कौन सी कंट्री थी जिसने संविधान प्रस्तावना को अपने संविधान में स्थान दिया था? तो सबसे पहले पूरे विश्व में फ्रेंड्स अमेरिका ने अपने संविधान में प्रस्तावना को स्थान दिया था। और सवाल उठता है कि भारत ने ये जो प्रस्तावना की परिकल्पना है, उसकी अवधारणा है, इसको कहाँ से ग्रहण किया है
इसे ग्रहण करने के संबंध में प्रस्तावना को लेकर हमारे एग्जाम में 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन 4 चीज़ों को हम लोग देखने का पहले प्रयास करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखते हैं फ्रेंड्स, इसे आप नोट कर लीजिएगा। पहला सवाल ये उठता है फ्रेंड्स, यहां पर इसको हम एक स्केल्स के माध्यम से समझते हैं। हम यहां 4 चीजें देखते हैं कि हमने क्या क्या ग्रहण किया है। सबसे पहले होता है प्रस्तावना को हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। कहां से लिया फ्रेंड्स? अमेरिका से लिया है। प्रस्तावना की भाषा को कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि प्रस्तावना के संबंध में ऑस्ट्रेलिया भी इंपॉर्टेंट है और अमेरिका भी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, हमने प्रस्तावना को तो अमेरिका से लिया है, लेकिन प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, प्रस्तावना की जो भाषा है, उसको हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अभी हम लोग आगे पूरी प्रस्तावना के एक एक शब्दों को पढ़ेंगे, उसके एक एक शब्द को एक्सप्लेन करेंगे, उसके मूल सार को समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखिएगा कि हमारे एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से लिए गए हैं। अभी हम लोग जो प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो वहाँ आपको देखेंगे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, और यही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से लिए गए हैं फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा, ये लिए गए हैं रूस की क्रांति से। कहाँ से लिए गए हैं? रूस की क्रांति से। सवाल उठता है क्या लिया गया है रूस की क्रांति से? जो रूस की क्रांति 1917 में हुई थी, वहाँ से लिया गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिया गया है फ्रेंड्स। और यहीं पे एक प्रश्न और बनता है, हमारी इस प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुता जैसे शब्दों को फ्रांस की क्रांति 1789 से लिया गया है। कहां से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति 1789 से 3 शब्दों को लिया गया है, स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुता। और ये एग्जाम में सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अब ग्रहण को लेकर के या स्रोत को लेकर कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में गलत नहीं हो सकते। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमने प्रस्तावना को कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा को कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को कहां से लिया है? रूस की क्रांति से। और प्रस्तावना में ही उल्लिखित समता, स्वतंत्रता और बंधुता को कहां से लिया है? फ्रांस की क्रांति से। तो फ्रेंड्स, क्लास को इस प्रकार से करिए, इसको कॉन्सेप्ट के साथ ही पूरी क्लास को करते समय आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अब हमारे सामने चाहे यूपीएससी तक आईएएस के क्वेश्चन भी अगर हमारे सामने प्रस्तावना के रखे जाएंगे तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से अगर किसी टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो आपको यकीनन 115 क्वेश्चन में 13 से 14 क्वेश्चन करने की हालत में आप पॉलिटी में रहेंगे, और हम लोग इसी तरीके से पॉलिटी में सफर आगे तय करेंगे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। हमने ये देख लिया कि प्रस्तावना को उद्देश्य का क्यों कहा जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया, प्रस्तावना को कहां से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा को कहां से लिया गया है, प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को कहां से लिया गया है, और स्वतंत्रता, बंधुता और समता जैसे शब्दों को कहां से लिया गया है। अब इसके आगे कुछ बातें और देखते हैं फ्रेंड्स। एक बहुत महत्वपूर्ण वाद है फ्रेंड्स, जो यहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जहां से पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो लोग नोट्स बना रहे हैं स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट्स बनाते चलिए आप लोग। दूसरा प्रश्न हमारा बनता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा यहां पे कि 2 महत्वपूर्ण वाद हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना को लेके। पहला, बेरुबारी केस 1960 और दूसरा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। अब सवाल उठता है प्रस्तावना को लेकर ये 2 वाद इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? यहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो उसमें प्रस्तावना को स्थान दिया गया, प्रस्तावना में बहुत सारे शब्दों का उल्लेख किया गया। लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स, जिस तरीके से समय बदलता है तो हमारी ज़रूरतें बदल जाती हैं, हमारी परिस्थितियां बदलती हैं, तो किसी भी चीज़ में परिवर्तन करना स्वाभाविक हो जाता है। उसी तरीके से समय के साथ साथ जब हम लोग आगे बढ़े
हमारी स्थितियां बदली, हमारी परिस्थितियां बदली, तो ये भी संभावना होने लगी कि हमें प्रस्तावना में कुछ परिवर्तन भी करना चाहिए। और इसी के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण केस होता है बेरुबारी केस 1960। और बेरुबारी केस 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि प्रस्तावना इज द नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज द नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। जब पहली बार यह मुद्दा उठा कि प्रस्तावना में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है, तो इस परिवर्तन करने के संबंध में 1960 में बेरुबारी केस होता है। और इस बेरुबारी केस में सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला आता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। इट इज नॉट एमेंडेबल, इसमें संशोधन हम नहीं कर सकते हैं। अब इसी के 13 साल बाद ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस वाद के अंतर्गत ये माना गया है या ये कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो आपको बताना होता है बेरुबारी केस 1960 के अंतर्गत। फिर उसी के जस्ट 13 साल बाद केशवानंद भारती केस बनाम केरल राज्य 1973 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आता है प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। किसके तहत? आर्टिकल 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यह फैसला जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आता है, उसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसके बेसिक स्ट्रक्चर में कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, बाकी आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस वाद के अंतर्गत प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया? तो आपको आंसर लगाना है 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? अब ही आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि सर, जब प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह फैसला भी सुना दिया गया कि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, क्या इसके बाद हमारी प्रस्तावना में कोई संशोधन किया गया, कोई अमेंडेबल इसमें हुआ है? आइए देखते हैं कि उसके बाद हमारी प्रस्तावना में कौन सा संशोधन किया गया है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोनों केस को, और जो मैंने लेक्चर में बताया उसे आप नोट करते चलिए। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन होता है फ्रेंड्स, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976, 3 साल बाद। इसी को हमारे संविधान में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान भी कहा गया। और ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स, हमारे संविधान के किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है? ये प्रश्न भी डायरेक्टली आपके एग्जाम में आया है, तो ध्यान रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा गया। यहां तक एकदम क्लियर हो रहा है? अब सवाल उठता है कि सर, क्या एक ही बार संशोधन किया गया? क्या समय के परिवर्तन के साथ आज 2020 तक हमारी प्रस्तावना में और बार भी संशोधन किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, हमारी प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारे प्रस्तावना में क्या परिवर्तन किए गए, क्या चेंजेस लाए गए? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 42वां संविधान संशोधन के तहत हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो यहीं पर बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है। कई बार एग्जाम में जब प्रश्न पूछा जाता है कि हाँ 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारी प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए, तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर देते हैं 4। जब उनसे पूछा जाता है कैसे, तो कहते हैं समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और शब्द नहीं है, और कंजक्शन है, संयोजक का कार्य करता है। जोड़े केवल 3 शब्द गए हैं, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता।
ये एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारी प्रस्तावना में क्या नहीं जोड़ा गया। तो अगर जब आपको तीनों शब्द याद रहेंगे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तो आप आसानी से क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। और बार बार ये पूछा भी गया है कि प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो अमेंडमेंट ये याद रखिएगा, एग्जाम टाइम में कन्फ्यूजन होगा। 44वां, जब 42-44 कई सारे संशोधन आप पढ़ चुके होंगे तो आपको कन्फ्यूजन ये बार बार होगा कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था कि 44वें। तो ध्यान रखिएगा, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। एकदम क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो रहे हैं, फैक्ट भी क्लियर हो रहे हैं और आपका कॉन्सेप्ट लेवल भी एकदम अच्छे से चल रहा है। अब इसके संबंध में बहुत सारे विधिवेत्ता ने, बहुत सारे संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा कुछ अलग अलग स्टेटमेंट कहे हैं। किसी ने प्रस्तावना को हमारी संविधान का परिचय पत्र कहा, किसी ने हमारी प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा, किसी ने हमारी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, किसी ने हमारी प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा, किसी ने हमारी प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज कहा। और यहाँ से लेकर स्टेटमेंट को भी हमारे एग्जाम में SI से लेकर के बड़े परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं और क्या पता या आगे भी हमारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो आइए हम स्टेटमेंट वाले सारे टॉपिक को एक बार में देख लेते हैं, किन किन संविधान विशेषज्ञ या विधिवेत्ताओं के द्वारा अलग अलग समय पर क्या क्या स्टेटमेंट प्रस्तावना के संबंध में कहा गया है, उसको हम लोग समझते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, अगर कोई आपसे ये पूछे कि प्रस्तावना क्या है, व्हाट इज प्रीएम्बल, तो उसका जवाब यही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ऐसे नहीं बनेगा, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि वाकई हमारी प्रस्तावना है क्या, व्हाट इज प्रीएम्बल। तो प्रस्तावना हमारे विस्तृत संविधान का संक्षिप्त स्वरूप है। प्रस्तावना हमारे संविधान के उद्देश्यों का, हमारे संविधान के आदर्शों का, हमारे संविधान के मूल्यों का प्रतिबिंब है। इसलिए अलग अलग समय पर संविधान विशेषज्ञों के द्वारा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। यहाँ तक कि जब कभी भी सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी आर्टिकल के संबंध में, किसी भी संबंध में कोई व्याख्या करने में कोई असुविधा होती है, तो न्यायपालिका को भी उसकी व्याख्या को करने के लिए हमें अपनी प्रस्तावना को फिर से देखना होता है, उसके मूल सार को समझना होता है। उसके आधार पर हम न्यायपालिका के द्वारा पूरे किसी भी पार्ट की व्याख्या की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रस्तावना हमारे पूरे संविधान के लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आपने प्रस्तावना को अच्छे से समझ लिया तो पूरे संविधान को समझ लिया, क्योंकि आप ये समझ जा सकते हैं, प्रस्तावना को सही से समझने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि संविधान सभा के लोग जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है, उनकी मंशा क्या थी, वह कैसा संविधान अपने भारत के लिए लिखना चाहते थे, वह अपने देश को किस ओर ले जाना चाहते थे। इन सारी चीज़ों को आपको सार जो है इसी प्रस्तावना को पढ़ने के बाद पता चलेगा। अभी तो हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, अभी हम प्रस्तावना के एक एक शब्दों की व्याख्या आपके साथ करेंगे। लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए और आज आप खुद महसूस करेंगे कि हमारे पूरे संविधान को पढ़ना कितना आसान है। लेकिन हम लोग करते क्या है, हमेशा रटने का प्रयास करते हैं। संविधान रटने का विषय नहीं है फ्रेंड्स, संविधान समझने का विषय है। जिस दिन आप संविधान को समझ के पढ़ेंगे, सबसे रुचिकर और सबसे आसान विषय आपको संविधान लगेगा। यहाँ ही नहीं बल्कि PCS में आने वाले 30 प्रश्न, समीक्षाधिकारी में आने वाले 20 से 25 प्रश्न और IAS जैसी परीक्षाओं में आने वाले सवालों को बड़ी आसानी से आप टैकल कर सकते हैं। UPSI में तो आप दावे के साथ कहेंगे कि 15 प्रश्न आएंगे तो 15 प्रश्न हमारे हैं संविधान के। लेकिन जिस तरीके से आपके साथ मैं चल रहा हूँ वैसा सफ़र आपको मेरे साथ करना होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इसके कथन के संबंध में कुछ बातें करते हैं। ध्यान रखिएगा, कथन के संबंध में महत्वपूर्ण कथन कौन कौन से थे, आइए देखते हैं। मैं उन व्यक्तियों का नाम लिखता हूं जिन्होंने इसके संबंध में महत्वपूर्ण कथन दिए हैं। सबसे पहले इसमें नाम आता है N.A. पालिकीवाला का। किसका? N.A. पालिकीवाला। दूसरा नाम इसमें आता है K.M. मुंशी का और तीसरा नाम आता है अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर का और चौथा नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का और लास्ट नेम इसमें आता है ठाकुरदास भार्गव का। अब सवाल उठता है, इन संविधान विशेषज्ञों के द्वारा प्रस्तावना को निम्नलिखित में से क्या क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं, आइए इसको हम लोग समझते हैं। सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में N.A. पालिकीवाला का कथन पूछा गया है। N.A. पालिकीवाला ने हमारी प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। क्या कहा फ्रेंड्स? संविधान का परिचय पत्र कहा।
और के.एम. मुंशी ने हमारी प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा। और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने हमारी प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा। दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा। अब इसको हम समझाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारी प्रस्तावना को संविधान का पवित्र दस्तावेज कहा। अब इसके सारे कंफ्यूजन को भी आपको दूर करते हैं, पहले आप इसको समझ लीजिए। और ठाकुर दास भार्गव ने हमारी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। संविधान की आत्मा कहा। आपने देखा फ्रेंड्स कि एन.ए. पालिकावाले ने हमारी प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। के.एम. मुंशी ने हमारी प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा। और जब के अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने हमारी प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा। अल्लादी कृष्णस्वामी ये कहना चाहते थे कि हमारी प्रस्तावना ये बताती है कि दीर्घकाल में आगे चलकर हमारे देश का शासन किस प्रकार से रहेगा, हमारे देश की स्थितियां कैसी रहेगी, हमारे देश में किस प्रकार से समाजवाद होगा, हमारे देश में किस प्रकार से आगे की प्रशासन या सारी स्थितियां होंगी। इसमें प्रस्तावना में उल्लिखित इन शब्दों में बताया गया है। इसलिए प्रस्तावना को अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, जो कि प्रारूप समिति के सदस्य भी रहे, ड्राफ्टिंग कमेटी, आगे चल के आपको हम बताएंगे, उन्होंने कहा दीर्घकालिक सपनों का विचार है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे एक पवित्र दस्तावेज बताया, जबकि ठाकुर दास भार्गव ने इसे संविधान की आत्मा कहा। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर यहाँ तक हम जानते, हमने तो सुना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ऐसा कुछ बच्चे सवाल कर सकते हैं, वही जो पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ध्यान रखिए कि जरूर आपने पढ़ा होगा। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा नहीं कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहने का जो कथन दिया है, ये ठाकुर दास भार्गव ने दिया है। इन चारों कथनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आप ये अंदाजा भी लगा सकते हैं, इतने बड़े बड़े संविधान के विशेषज्ञ प्रारूप समिति के सदस्यों ने जब प्रस्तावना को इतने बड़े बड़े कथनों से संबोधित किया है, तो प्रस्तावना कितना इंपॉर्टेंस रखता है हमारे संविधान में, आप समझ सकते हैं। अब इसके आगे चलते हैं, हम संविधान के तत्वों की व्याख्या करते हैं और पूरे प्रस्तावना का पाठ आपके सामने एक बार करते हैं और उसके एक एक शब्दों को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। 70% प्रस्तावना से आने वाले सवाल आपके यहाँ से होते हैं, 30% आगे से होते हैं जो कॉन्सेप्ट लेवल पे होते हैं। ये 70% क्वेश्चन सब लोग सही करके आएंगे, लेकिन जो आगे 30% की क्लास है फ्रेंड्स, वहाँ पे क्वेश्चन बड़े एग्जाम से लेकर छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन प्रायः सबके गलत होते हैं, क्योंकि वो रटने पे नहीं होते, उसको कॉन्सेप्ट समझना होता है। जब उसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो सारी चीज़ों को बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। आइए आगे चलते हैं, उन सारी चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। प्रस्तावना के तत्व। प्रस्तावना के तत्व में मैंने 3 भागों में इसे बांटा है कि हमारे संविधान का स्रोत क्या है, हमारे संविधान का स्वरूप किस प्रकार से होगा, और हमारे संविधान में के क्या क्या उद्देश्य है, ये प्रस्तावना में बताया गया। ये प्रस्तावना के मूल तत्व है। जितने भी बच्चे आज पॉलिटी का क्लास कर रहे हैं, संविधान पढ़ना चाहते हैं और संविधान पे अपने क्वेश्चन को सही करना चाहते हैं, आपकी तो पहली नैतिक जिम्मेदारी मेरे तरफ से ये संदेश आपका, जिस तरीके से आपने राष्ट्रगान याद किया, राष्ट्रगीत याद किया, उस तरीके से आपको अपने संविधान को पढ़ने से पहले ही नहीं बल्कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने संविधान की प्रस्तावना को कम से कम जानें, संविधान की प्रस्तावना को याद रखें। आपको पता है हाल ही में करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हो सकता है ये प्रश्न आपके यूपीएसआई में ही पूछा जाए, क्योंकि संविधान को वहाँ इंपॉर्टेंस दिया जाता है। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने अपने स्कूल में प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य बना दिया। तो महाराष्ट्र पूरे भारत में पहला ऐसा राज्य बना जिसने अपने स्कूल में प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य बना दिया, और दूसरा राज्य ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश हो चुका है। इसलिए तो कम से कम आपको भी प्रस्तावना को याद रखना चाहिए। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आज कोई भी बुक निकालिएगा या मोबाइल से डाउनलोड करिएगा और उम्मीद करिएगा कल प्रस्तावना हमारी जुबान पे होना चाहिए। आज मैं आपके सामने एक बार बताता हूँ प्रस्तावना, फिर उसकी एक एक शब्दों की व्याख्या करता हूँ। पहला प्रश्न तो यही बनता है, हमारी प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है। हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया, यहीं से हमारी प्रस्तावना की शुरुआत होती है। यही शब्द आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या कहा गया है हमारी प्रस्तावना में, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह है आपकी प्रस्तावना। और इस प्रस्तावना को आपने सिर्फ सुन लिया, एक राग में देख लिया, लेकिन इसको सिर्फ सुनने से प्रस्तावना नहीं समझ पाएंगे फ्रेंड। जब तक इसके एक एक शब्दों की आप अर्थ को नहीं समझेंगे, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि हमारे संविधान सभा के लोगों की क्या मंशा थी, भारत के लिए कैसा संविधान लिखना चाहते थे। अगर अपने संविधान सभा के सदस्यों की मंशा को समझना है, अपने संविधान के आदर्शों को समझना है, अपने संविधान के मूल्यों को समझना है, उसके आवश्यक तत्व को समझना है, तो हमें प्रस्तावना के एक एक शब्द को समझना पड़ेगा। और उसी एक एक शब्द को समझने के लिए हमने प्रस्तावना के निम्नलिखित तत्वों की व्याख्या आपके सामने करने का प्रयास किया है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारे संविधान का स्रोत क्या है। हमारे संविधान का स्रोत भारत की जनता है। अगर सर्वोच्चता की बात की जाए फ्रेंड्स, कि हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे सर्वोच्च कौन है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, कि लोकसभा है, या न्यायपालिका है, या फिर संविधान है, तो ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा हमारे क्या है, संविधान है। उस संविधान के नीचे सब आते हैं। ये संविधान छत है, उसी छत के नीचे पूरे भारत है। अब सवाल उठता है, ये संविधान को शक्ति कहां से प्राप्त होती है, उसे इतनी पावर कहां से मिलती है? उसे इतनी पावर भारत की जनता से मिलती है। इसीलिए हमारे संविधान का जो स्रोत है वह कौन है? भारत की जनता है, बी द पीपल ऑफ इंडिया। और यहीं से हमारे प्रस्तावना की शुरुआत होती है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। टॉपिक को खत्म करने के बाद पिछले 20 साल में प्रस्तावना को लेकर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आज आप मेरा क्लास पूरा आप कंप्लीटली करेंगे तो आप खुद पाएंगे। अगर 45 से 50 क्वेश्चनों को कल मैं आपके सामने सॉल्व कराऊंगा तो आप खुद पाएंगे कि सारे क्वेश्चनों का जवाब बड़ी आसानी के साथ आप देंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। लेकिन आज की क्लास को आप अच्छे से पढ़िए और कल खुद फील करिए कि हमसे सारे क्वेश्चन आसानी से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब हमारे इसमें दूसरी बात है स्वरूप। हमारे संविधान का स्वरूप किस प्रकार से होगा, इसको हम लोग समझते हैं। तो हमारे प्रस्तावना का जो में स्वरूप बताया गया है संविधान का, वो 5 तरीके से बताया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरेन, समाजवादी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष सेकुलर, लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक, और गणराज इसका मतलब रिपब्लिक। ये हमारे संविधान का स्वरूप है। तो आप कहेंगे सर कुछ समझ में नहीं आया, क्या है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या है समाजवाद, क्या है पंथ निरपेक्ष? अगर इसको समझ लिया तो आपने पूरे अपने संविधान को समझ लिया। आपने अपने पूरे संविधान किस ओर जाता है, कैसा शासन अपने नागरिकों को देना चाहता है, आपने ये समझ लिया। तो आइए एक एक शब्दों की व्याख्या करने का प्रयास आपके सामने करते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं सोवरेन। इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, आवर कंट्री इज सोवरेन। हमारा देश एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। सवाल उठता है इसका मतलब क्या हुआ सर? ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होता है, उस पर किसी अन्य देश का दबाव नहीं होता है, वो अपने सारे फैसलों को स्वतंत्र रूप से ले सकता है, ऐसे देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश कहा जाता है। आपके मन में एक सवाल उठा होगा, सर ये आंतरिक और बाह्य फैसला क्या होता है? आंतरिक फैसले से यहाँ तात्पर्य है यदि कोई देश अपने देश के भीतर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक फैसलों को लेने के लिए स्वतंत्र है, किसी अन्य देशों का उस पर प्रभाव या नियंत्रण नहीं है, तो ऐसे देश को कहा जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश। अगर ये पूछा जाए कि बाह्य फैसले क्या है, तो बाह्य फैसले से तात्पर्य ये हुआ फ्रेंड्स, यदि कोई देश इस बात के लिए स्वतंत्र है हमें किस देश के साथ युद्ध करना है, हमें किस देश के साथ संधि करना है, किस देश के साथ समझौता करना है, किस देश के साथ कैसी नीति हमें तैयार करनी है, अगर इसके लिए कोई देश स्वतंत्र है तो ऐसे देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश कहा जाता है। एक आपको रोचक तथ्य बताता हूं फ्रेंड्स, 2014 20 मई को जब आदरणीय नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण किया था तो अब उन्होंने अपनी पहली यात्रा एक छोटे से देश भूटान की थी। उसमें दुनिया का सुपर पावर अमेरिका को इस बात का मलाल हुआ, मैं दुनिया का सुपर पावर यहाँ बैठा हूँ और भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री अपनी पहली यात्रा भूटान की करता है। तो कहीं ना कहीं से आदरणीय नरेंद्र मोदी अमेरिका को यह संदेश देना चाहते थे कि वी आर अ सोवरेन कंट्री, हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश हैं, हम अपने शपथ ग्रहण के बाद हम खुद तय करेंगे हमें भूटान की यात्रा करनी है या नेपाल की या रशिया की। इसको तय करने का अधिकार विश्व के किसी अन्य देशों का नहीं है। उसी तरीके से आपने देखा कि 2019 में
जब फिर से शपथ ग्रहण उन्होंने 20 मई 2019 में किया था तो उन्होंने अपनी पहली यात्रा मालदीव की थी। तो उम्मीद करता हूं आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे कि क्या मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का, और आज़ादी के बाद हम क्या हैं। हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश हैं, हम एक सोवरेन कंट्री हैं, हमारे ऊपर अब किसी का नियंत्रण नहीं है, हम स्वतंत्र होकर अपने आंतरिक और बाह्य फैसले को ले सकते हैं। यह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, समाजवाद। अब देखते हैं हमारी प्रस्तावना में कहा गया हमारा संविधान जो है कैसा है, एक समाजवाद है। सवाल उठता है कैसा समाजवाद सर? कार्ल मार्क्स का समाजवाद, जहां पे हिंसा के द्वारा अपने अधिकारों की मांग की जाती है? नहीं फ्रेंड्स, हमारा समाजवाद कार्ल मार्क्स का समाजवाद नहीं है। हमारा समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। हमारा समाजवाद गांधीवादी और नेहरू की विचारधारा से प्रभावित समाजवाद है। तो सवाल उठता है कि कार्ल मार्क्स की समाजवाद और गांधी और नेहरू के समाजवाद में अंतर क्या है? इस अंतर को हम समझ जाए तो हम खुद समझ जाएंगे हमारी प्रस्तावना में उल्लिखित समाजवाद क्या कहता है और कार्ल मार्क्स का समाजवाद क्या कहता है। कार्ल मार्क्स का समाजवाद ये कहता है अपने अधिकारों को, अपने संसाधनों को हिंसा के द्वारा प्राप्त करो, राज्य की सत्ता को समाप्त किया जाए, हिंसा के द्वारा अपनी सारी चीज़ों को प्राप्त किया जाए। जो एक शासक वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उसके बीच हिंसा को बात की गई है, इस प्रकार से समाजवाद को प्राप्त किया जाए। लेकिन भारत की प्रस्तावना में जिस समाजवाद का उल्लेख किया गया है वह समाजवाद कार्ल मार्क्स का समाजवाद नहीं, बल्कि वह एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है। सवाल उठता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद किससे प्रभावित है? ये कार्ल मार्क्स से प्रभावित नहीं है, बल्कि ये गांधीवादी और नेहरू की विचारधारा से प्रभावित है। सवाल उठता है कि तो हमारे समाजवाद में कहा क्या गया है, किन बातों का उल्लेख हमारे समाजवाद में किया गया है? हमारे समाजवाद में वंचित वर्गों के कल्याण की बात की गई है। हमारे समाजवाद में जो वंचित तबका है उसको मुख्य धारा में लाने की बात की गई है। हमारे समाजवाद में जो आय की विषमता है, जो अमीर तबका एक बहुत अमीर है और गरीब तबका जो बहुत गरीब है, उसके बीच की असमानताओं को कम करने की बात कही गई है और संसाधनों के उचित वितरण के करने की बात कही गई है। सवाल उठता है कि संसाधनों का उचित वितरण से तात्पर्य क्या है सर? संसाधनों का वितरण इस प्रकार से किया जाए पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक उसकी पहुंच बड़ी आसानी से हो जाए, यह ऐसा समाजवाद है हमारी प्रस्तावना में। सवाल उठता है कि अंतर क्या है हमारे समाजवाद और कार्ल मार्क्स के समाजवाद में? कार्ल मार्क्स के समाज में हिंसा के द्वारा अपनी अधिकारों को प्राप्त करना है, जबकि हमारी प्रस्तावना में उल्लिखित समाजवाद में हिंसा के द्वारा नहीं, बल्कि एक पारस्परिक संबंध के और सहयोग के द्वारा हमें अपने अधिकारों को प्राप्त करना है। क्योंकि हिंसा के द्वारा हमने अपनी आज़ादी को नहीं प्राप्त किया है, बल्कि अहिंसा के द्वारा अपनी आज़ादी को प्राप्त किया है, और उसी अहिंसा के द्वारा हमने समाजवाद की मांग की है अपनी प्रस्तावना में। उम्मीद करता हूं आपको समाजवाद शब्द को भी और अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? पंथ निरपेक्ष को इंग्लिश में कहते हैं सेकुलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष भी इसे कहा जाता है। सवाल उठता है सेकुलर कंट्री से तात्पर्य क्या हुआ? पंथ निरपेक्ष देश से क्या मतलब हुआ? जिस देश का कोई राजकीय धर्म नहीं होता। एक एक पॉइंट को आप लिखते चलिएगा नोट्स बना के, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। किताबों में शायद ये उलझने आपकी नहीं दूर होंगी जो यहाँ दूर हो रही हैं। समझने का प्रयास करिए, उसे लिखिए, ताकि आने वाले एग्जाम में दोबारा आपको संविधान किसी भी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना पड़े। यूपीएसआई के बाद आप बड़े एग्जामों में बैठें तो कोई समस्या आपको संविधान में नहीं आनी चाहिए। सवाल उठता है कि ऐसा देश जिसका कोई अपना राजकीय धर्म नहीं होता, उसे एक पंथ निरपेक्ष या सेकुलर कंट्री कहा जाता है। तो आपके मन में सवाल उठा होगा, इसका मतलब यह हुआ कि जहां पर राज्य धर्म का विरोध करे वह एक सेकुलर कंट्री है? नहीं, पंथ निरपेक्ष देश वह देश है जो धर्म के मामले में तटस्थ रहे, न तो उसमें सहयोग करे ना ही उसका विरोध करे, बल्कि वो धर्म के मामले में तटस्थ रहे। वैसे तो हमारे संविधान में मूल अधिकार में धर्म के मामले में कुछ स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है आर्टिकल 25 से 28 तक, लेकिन हमारे देश में हमारे देश का कोई राजकीय धर्म नहीं है। जैसे कि आपके श्रीलंका का है, जैसे कि आपके सऊदी अरब में इस्लाम वहाँ का राजकीय धर्म है, वो एक सेकुलर कंट्री नहीं है। लेकिन भारत क्या है? भारत एक पंथ निरपेक्ष एक सेकुलर कंट्री है। तो आपको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्लियर हो गया, समाजवाद क्लियर हो गया, पंथ निरपेक्ष क्लियर हो गया। लोकतंत्रात्मक बड़ी छोटी सी परिभाषा के साथ समझाता हूँ। जैसे ही मैंने लोकतंत्र का नाम लिया, आपके मन में अब्राहम लिंकन का कथन आया होगा, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। इसका मतलब ऐसा देश जहाँ पे वास्तविक शक्ति जनता में निहित होती है, चुनाव के द्वारा सत्ता को प्राप्त किया जाता है, जनता की मंशा के द्वारा शासन को आगे बढ़ाया जाता है और सारी शक्तियां जनता के हाथ में होती है। ऐसे देश को लोकतंत्रात्मक देश, डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है। और सबसे लास्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आता है, गणराज्य, रिपब्लिक। सवाल उठता है रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ रिपब्लिक? भारत एक गणतंत्र है या नहीं? गणतंत्र का मतलब क्या हुआ?
ऐसा देश जहां का राष्ट्र अध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है, ऐसे देश को गणतंत्र कहा जाता है। और आपको पता है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति, भले ही उसके पास वास्तविक शक्तियां ना हो, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित हो, लेकिन फिर भी आपको पता है हमारे देश का जो राष्ट्राध्यक्ष वह निर्वाचित होता है। निर्वाचित होकर वह कुछ सीमित समय के लिए अपने अधिकारों को प्राप्त करता है। हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं है, इसलिए हम वी आर रिपब्लिक कंट्री, हम एक गणतंत्र हैं। यही हमारे प्रस्तावना में संविधान के स्वरूप को बताया गया है। समाजवाद, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मपंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज। और हमारी संविधान में कुछ उद्देश्य हैं, वह उद्देश्य कौन सा है, उस उद्देश्य को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हमारे प्रस्तावना में उद्देश्य क्या क्या बताए गए हैं? कुछ न्याय बताए गए हैं, स्वतंत्रता बताई गई है, व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है और बंधुता की बात की गई है। आइए शॉर्ट में थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ से कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। सवाल उठता है, न्याय से तात्पर्य क्या है? कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है? ये डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया है आपके यूपीएसआई में। हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सवाल उठता है कि सर सामाजिक न्याय क्या होता है, राजनीतिक न्याय क्या होता है और आर्थिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय का तात्पर्य यह हुआ फ्रेंड्स कि किसी भी व्यक्ति के साथ समाज में धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान अवसर प्राप्त किया जाएगा। ऐसे सामाजिक न्याय की बात हमारी प्रस्तावना में की गई है। दूसरा न्याय क्या आता है? आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय से तात्पर्य क्या हुआ कि हमारे देश में आर्थिक संसाधनों की आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक रूप से अगर कोई व्यक्ति बहुत मजबूत है और आर्थिक रूप से एक व्यक्ति दूसरा बहुत कमजोर है और कोई कानून है तो उन दोनों व्यक्तियों के लिए समान है। किसी भी आधार पर, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक रूप से ये व्यक्ति संपन्न है इसलिए कोई कानून इसके लिए लचीला होगा और ये व्यक्ति कमजोर है इसके लिए कठोर होगा, नहीं। आर्थिक रूप से किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी स्थान पर या किसी भी जगह पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और आर्थिक जो विषमता है उस आर्थिक विषमता को कम करने का प्रयास किया जाएगा। ये आर्थिक न्याय की बात की गई है हमारी प्रस्तावना में। और सबसे लास्ट में आता है आपका सामाजिक और राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब हुआ सरकारी दफ्तरों में, मुख्य कुर्सियों पर, हर ऑफिसों में, ब्यूरोक्रेसी में सबको पहुंचने का समान अवसर मिलेगा। इसमें किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और हमारी प्रस्तावना में इस प्रकार से कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार की। और उसके बाद है एक बहुत बढ़िया प्रश्न ही बनता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेवल पर और गहराई में जा रहे हैं आपके साथ। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि हमारी प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख विस्तार से हमारी संविधान में कहां और किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात हमारी नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 38 में भी किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आता है भी आगे, इसको कंक्लूजन में मैं थोड़ा सा और विस्तार में समझाऊंगा। उसके बाद बात आती है स्वतंत्रता की, फ्रीडम। तो हमारे प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। पीसीएस 2018 में यह प्रश्न आ चुका है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की न्याय और कितने प्रकार की क्षमता और कितने प्रकार की एकता की बात हमारी प्रस्तावना में की गई है। दूसरी तरफ क्या लिखा था? संख्या, उसका मैच द फॉलोइंग करना था। वही पीसीएस 2018 का क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में रिपीट हो सकता है, तो आप उसके लिए पहले से तैयार रहिए कि कैसा भी प्रश्न आप पूछिए, हम तैयार हैं। जितनी कठिन आपकी ट्रेनिंग होगी उतना ही आसान आपका एग्जाम होगा। तो अपनी ट्रेनिंग को टफ बनाइए। अगर आपकी ट्रेनिंग टफ है तो समझ लीजिए कि आपकी मंजिल बिल्कुल करीब है। लेकिन अगर आपकी ट्रेनिंग इजी है तो जिस दिन आपको वर्क करना है, जिस दिन एक्ट करना है, वो जो 40 मिनट जो आपके सामने होंगे तो उसमें आप वो प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। जो कहता है चक दे इंडिया में कि आपके पास वो 90 मिनट हैं, उस 90 मिनट पे वही बेहतर कर सकता है जो पिछले 9 महीनों में कठिन परिश्रम किया होगा, वही बेहतर करेगा फ्रेंड्स। तो आपके सामने वर्दी का जुनून है और उस वर्दी को पाने के लिए आप ये मत सोचिए उसके बाद के जलवे को आप सोचते हैं, लेकिन उसके बाद के जलवे को पाने के लिए उसके पहले आपको जलना पड़ेगा, उसके पहले आपको तपना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लेकिन मुश्किल नहीं है। केवल अगर 6 से 7 महीने में कठिन परिश्रम करने पे हमारी 60 साल तक की ज़िंदगी खूबसूरत बन सकती है, तो हमको 6 महीने तो पेड़ के नीचे बैठ जाना चाहिए, पूरी दुनिया से, पूरी समाज से त्याग दे देना चाहिए कि अगर 6 से 7 महीने में ही त्याग करने पे हमारे 60 साल तक का जीवन सड़ सकता है। और ऐसा है फ्रेंड्स। इसलिए अपने मन पे काबू पाइए और भरोसा रखिए और हार्ड वर्क करिए, यकीनन आपको सफलता मिलेगी। उसके आगे चलते हैं फ्रेंड्स, स्वतंत्रता।
तो मैंने बताया 5 प्रकार की स्वतंत्रता, और लास्ट में, और यही स्वतंत्रता की बात हमारे मूल अधिकार के आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि हमारी प्रस्तावना में जिस स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है उसका विस्तार से अन्य कहाँ पे चर्चा की गई है, तो हमारे मूल अधिकार के आर्टिकल 19 में की गई है। यहाँ तक एकदम क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि हमारे प्रस्तावना में ये बात कही गई किसी भी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। गरिमापूर्ण जीवन जीने की व्याख्या आर्टिकल 21 जब पढ़ेंगे मूल अधिकार का आप, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, उसमें मेनका गांधी केस में बहुत विस्तार से बताया गया है कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, वहां आपको विस्तार में समझाया जाएगा। ये बात भी हमारी प्रस्तावना में की गई है। और साथ ही साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता, आपको पता है फ्रेंड्स हमारा देश अनेकता में एकता वाला देश है। यहाँ बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जाति के लोग हैं, बहुत सारी भाषा के लोग हैं। उन सब के बीच एक यूनिटी बनी रहे, राष्ट्र की एकता सुदृढ़ और मजबूत बनी रहे, उसकी भी बात हमारी प्रस्तावना में की गई है। और सबसे लास्ट में यहाँ पे बंधुता शब्द को कहा गया है, फ्रेटर्निटी, कि हमारे देश के भीतर सभी के अंदर राष्ट्र की भावना बनी रहे, भ्रातृत्व की भावना बने रहे, इसका भी उल्लेख हमारे प्रस्तावना में किया गया है। न्याय के रूप में, उद्देश्य के रूप में इसे बताया गया है। इस प्रकार से अगर कभी इसी का कंबाइंड की बात की जाए कि राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात कहीं और भी की गई है तो मौलिक कर्तव्य में किया गया है। और कंप्लीट में एक प्रश्न बनता है कि प्रस्तावना में उल्लिखित सारे शब्दों का प्रयोग प्रस्तावना के अलावा कहाँ कहाँ किया गया है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। स्वतंत्रता की बात मूल अधिकार में किया गया है। राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात मूल कर्तव्य में किया गया है। इसका मतलब हमारी प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों का उल्लेख आगे चल करके मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य में किया गया है। यहाँ तक बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया फ्रेंड्स। यही तरीके से अगर आपने प्रस्तावना को समझा फ्रेंड्स तो कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है। लेकिन हमारी प्रस्तावना जहाँ पे समाप्त होती है वहाँ पे बहुत अच्छे प्रश्न 2 बनते हैं। जैसे हमने क्या कहा, आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यहीं से 5 प्रश्न आपके बनते हैं। आप कंफ्यूज होते हैं कि हमारा संविधान कब बन के तैयार हुआ, हमारा संविधान कब पारित हुआ, हमारा संविधान कब अंगीकृत हुआ, हमारा संविधान कब अधिनियमित हुआ, हमारा संविधान कब आत्मार्पित हुआ। इन सारे उलझनों का केवल एक जवाब है, 26 नवंबर 1949। आप कंफ्यूज कहाँ होते हैं, आप इसका आंसर लगाने का प्रयास करते हैं 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 आप आंसर तब लगाएंगे फ्रेंड्स जब आपका प्रश्न ये पूछा जाएगा कि हमारा संविधान किस दिन लागू हुआ, किस दिन क्रियान्वित हुआ और किस दिन आविर्भाव हुआ। जब ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तब आपको जवाब देना है 26 जनवरी 1950। 5 मिनट के अंदर पूरे प्रस्तावना को हम शॉर्ट रिवीजन करते हैं और उसके बाद हम लोग आज प्रस्तावना की क्लास को क्लोज करते हैं और कल से इसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना को कहाँ से लिया, अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को कहाँ से लिया, रूस की क्रांति से। स्वतंत्रता, समता और बंधुता को कहां से लिया, फ्रांस से लिया। किस वाद में प्रस्तावना को संशोधनीय नहीं माना गया, बेरुबारी केस 1960 में। किस केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया, 1973 के केशवानंद भारती केस में। हमारी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, 1 बार। कौन सा संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ है। कितने शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। एन.ए. पालिकावाला ने प्रस्तावना को क्या कहा, परिचय पत्र कहा। के.एम. मुंशी ने क्या कहा, जन्म कुंडली कहा। ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा, संविधान की आत्मा कहा। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने क्या कहा, दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, पवित्र दस्तावेज कहा। उसके बाद आप आगे चले तो हमारी संविधान की शुरुआत कहाँ से होती है, हम भारत के लोग से होती है। हमारे संविधान में कितने प्रकार की न्याय है, 3 प्रकार से। कौन कौन सी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हमारे संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की। कौन कौन सा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। हमारे संविधान में कितने प्रकार की समता है, 2 प्रकार की। कितने प्रकार की एकता है, 1 प्रकार की। और हमारा संविधान कब बन के तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को। और हमारा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को।
उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। इस तरीके से अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो आप 1 महीने का सफ़र मेरे साथ तय करके देखिए और भरोसा रखिए, यूपीएसआई का नहीं, आप पीसीएस तक के क्वेश्चनों को जाकर सॉल्व करिए। अगर एक भी क्वेश्चन फंसेगा तो आप बताइएगा, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा। मैं एक कोशिश कर सकता हूँ, इन कठिन उलझनों को एक आसान भाषा में पिरो के एक तारतम्यता के साथ आपको तक पहुँचा सकता हूँ, लेकिन इसको आपको तैयार करके एग्जाम में क्वेश्चन आपको करना है। इसमें मेहनत जितनी आप करेंगे उतना आप निखरेंगे। और कल की क्लास में हम लोग इसके सारे प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब आप देखिएगा, अगर आज की क्लास आपने अच्छे से किया तो आप आसानी से सारे क्वेश्चनों को टैकल कर पाएंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।